नमस्कार। क्या बोले भारत के इस चुनावी सफर में हम निकल पड़े हैं अब छत्तीसगढ़ के कई शहरों की तरफ और आज हम पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां पर कि इस बार बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता और वर्तमान में राज्य में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को सीट दी है, यानी मैदान में उतारा है। अगर पिछली बार के चुनाव की बात करें तो 11 जो टोटल सीट्स हैं छत्तीसगढ़ की, उसमें से 9 सीटें बीजेपी के हाथ लगी थी, सिर्फ एक बस्तर और कोरबा को छोड़ दें तो। लेकिन इस बार बीजेपी ये दावा कर रही है कि सारी 11 की 11 सीटें जो हैं वो अपने पाले में लेगी, यानी अपने कब्जे में लेगी, क्योंकि बहुत सारी यहाँ योजनाएं चलाने का दावा बीजेपी कर रही है। तो हमारी कोशिश रहेगी जनता से जानने की कि इस बार हकीकत क्या है। भूपेश बघेल, उन्होंने जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, उन्होंने अपनी सीट बदली और वो इस बार राजनांदगांव से चुनावी मैदान में है। लोकसभा का टिकट उनको पार्टी ने दिया है। उनका भी जरा आकलन करने की कोशिश करेंगे कि बार बार भूपेश बघेल को सीट आखिर क्यों बदलनी पड़ रही है। तो चलिए जरा रायपुर की जनता से शुरुआत करें, आइए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में इस बार कई मुद्दे हैं जो कि लोकसभा चुनाव पर असर डालने वाले हैं और उनमें से एक मुद्दा जो अहम है, जो कि विधानसभा के चुनाव में भी दिखाई दिया और इस बार लोकसभा में दिख रहा है, वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल, महादेव ऐप हो या तमाम कई सारी ऐसी बातें हो जिसको लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे, उनके ओएसडी, उनके पीए और कई सारे उनके जो सहयोगी थे, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई। तो ये जो मुद्दा है ये बीजेपी के निशाने पर है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये बीजेपी का स्लोगन है और वो छत्तीसगढ़ में भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन साथ ही एक और जो अहम बात है वो ये कि बीजेपी अब यहाँ पर सत्ता में है। पिछले चुनाव के वक्त ऐसा नहीं था, इसलिए बीजेपी अपनी जो उसकी विकास की योजनाएं हैं, उसका जो मैनिफेस्टो रहा, उसमें क्या क्या ऐसी बातें रही जिसको बीजेपी ने करके दिखाया, वो सब भी इन अपनी तमाम रैलियों में बोल रही है। और अंत में एक अहम मुद्दा वो है हाल ही में बस्तर में जिस तरह से नक्सलियों को मार गिराया गया, वो शौर्य की गाथा ये भी दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ के चुनाव में कि किस तरह से बीजेपी लगातार नक्सल वादी जो एरिया है, नक्सल प्रभावित, उन सब को एक तरीके से विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ रही है। तो ये जो तमाम मुद्दे हैं ये जनता के बीच कितनी पैठ कर गए हैं, यही जरा हम जानते हैं। तो जैसे जैसे चुनाव अब लगातार आगे बढ़ रहा है, सियासत भी जमकर हो रही है और मुद्दों की ऐसा लगता है, जो कहा जा रहा था कि चुनाव बड़ा ठंडा सा है, अब लगता है उसमें बहुत गर्मी आ गई है, क्योंकि मुद्दे एक एक करके वो सामने आ रहे हैं जिसको लेकर वार पलटवार भी हो रहा है। रायपुर में क्योंकि हमने बात की 11 सीटों की, 11 में से बीजेपी के लिए चुनौती है कि पिछली बार जैसा रिकॉर्ड वो रख पाएगी या इस बार कांग्रेस, क्योंकि अब यहाँ पर सत्ता में नहीं है, बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, इसका फायदा किसको मिलेगा? एंटी इनकम्बेंसी होगी या फिर कि बीजेपी कुछ हद तक अपना पिछला जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ पाएगी या वहां तक पहुंच पाएगी? हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और क्योंकि रायपुर में हम बात कर रहे हैं तो जरा शुरुआत आज जो मुद्दे हैं और रायपुर के मन में क्या है इसी से करते हैं। रायपुर के मन में क्या है? रायपुर के मन में कमल है, छत्तीसगढ़ के मन में कमल है। 11 कमल राम जी के लिए छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी को उपहार स्वरूप भेज रही है। 11 की 11, पहली बार ऐसा होगा, 11 की 11 सीट। नहीं तो वजह क्या है? वजह विकास है, विकास मोदी जी है, मोदी की गारंटी है। वजह विष्णुदेव जी की सरकार है। वजह छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार एक असली आदिवासी का मुख्यमंत्री बनना है। वजह मोदी की गारंटी है, जो गारंटी की पूरा होने की गारंटी है। मोदी की तो गारंटी है और उसकी बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस की किसकी गारंटी है? कुछ पता नहीं लग रहा।
देखिए, मेरे मित्र मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं। मेरे मित्र बता दें, क्या 15 लाख आ गए, क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई, क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो गई, क्या 100 दिन में महंगाई कम हो गई, क्या 35 रुपए में पेट्रोल मिल गया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई। ये मोदी गारंटी के नाम पे 10 साल तक जो जनता को ठगा गया है, वो देश की जनता बहुत अच्छे समझ रही है। इनकी एक सांसद का बयान सुन लीजिए, नवनीत राणा जी का, कि भैया मोदी जी का जादू समाप्त हो गया है, कार्यकर्ता अब जुट जाइए, मेहनत कीजिए, तब जीत जाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते थे 70,000 करोड़ का जिन्होंने घोटाला किया है, 3 दिन बाद उनको प्रधानमंत्री जी उनसे सरकार बनाते हैं। जिसके ऊपर नारदा शारदा स्कैम का आरोप लगता था, वो असम के मुख्यमंत्री हैं। और जिस प्रकार से बंगाल चुनाव में अगर आप देखेंगी, तो जिस शुभेंदु अधिकारी पे आरोप लगाते थे खुद प्रधानमंत्री और भाजपा ही, तो वो आज उनके यहाँ नेता प्रतिपक्ष है। तो जनता कह रही है भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है बीजेपी। और एक लास्ट मैं इसको कोट करना चाहता हूं स्पेशली, कि अब मोदी जी की गारंटी का मतलब है भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा की गारंटी। तो भ्रष्टाचारी होने का आरोप तो भूपेश बघेल पर भी लगा, उनको भी अब क्या कुछ गारंटी दी जा रही है आपकी तरफ से? देखिए, भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए क्या क्या नहीं कर रही, छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको विधानसभा में बता दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, इनके आप घोषणा पत्र को देखिए, ये घोषणा पत्र कहते हैं, हम संकल्प पत्र कहते हैं। संकल्प पत्र और घोषणा पत्र में ये डिफरेंस है। अभी इनके जो बड़े नेता है राहुल गांधी जी, वो घूम घूम के भाषण दे रहे हैं कि हम आएंगे और खटाखट करके गरीबी दूर एक झटके में दूर कर देंगे। लेकिन उस पर उन्होंने सफाई भी नहीं, लेकिन मेरा सवाल तो ये है ना कि इंदिरा गांधी जी इस देश में प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा था कि गरीबी हटाएंगे, और उनके बाद 50 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, गरीबी नहीं हटी, और फिर से वही नारा दे रहे हैं। 2014 का जब मैनिफेस्टो आया तो उसके पेज नंबर 18 में मोदी जी ने कहा था, नंबर भी याद है आपको? पेज नंबर भी याद है मुझे, कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और 100 हम लोग गाँव को निर्माण करेंगे। क्या बना? मछली, मंगलसूत्र और खासकर जिस तरह तुष्टीकरण, ये मुद्दा है या नहीं? ये मुद्दा नहीं है, जनता के लिए मुद्दा तो यही है, सब इसी पर बात करते हैं। ये भ्रम वाला मुद्दा है। जनता के लिए मुद्दा आज भी बेरोजगारी है, महंगाई है, इलेक्टोरल बोर्ड का भ्रष्टाचार है। मुद्दा वही, ये भले ही उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करे, जनता के लिए मुद्दा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये बोल रहा हूँ, ये जवाब मुख्य मुद्दे जवाब नहीं देते। महंगाई पे जवाब देते हैं, बेरोजगारी पे जवाब देते हैं, इलेक्टोरल बोर्ड पे जवाब देते हैं। ये जितनी बात उठा रहे हैं, ये विधानसभा में के समय लेके जनता के बीच में गए थे, मुंह की खाई। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। एक मिनट, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात इन्होंने की। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कांग्रेस को पैसा मिला, वो कौन सा धंधा दिया इन्होंने, और किस बात का चल? विधानसभा में भी मैं यहाँ पर आई और मैंने मुख्यमंत्री उस वक्त जो थे भूपेश बघेल, उनका इंटरव्यू किया। 15 लाख वाली बात उन्होंने तब भी बोली थी। तमाम वही मुद्दे हैं जो वो तब भी बोल रहे थे, और अब भी इस चुनाव में भी वही मुद्दे आप लोग लेकर आ रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। कैसे ये बताता हूँ। आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पे इन्होंने केवल मुख्यमंत्री का एक डमी चेहरा रखा, डबल इंजन का नाम लेकर के छत्तीसगढ़ में। और डबल इंजन कैसे चलता है? जब ओरिजिनल इंजन काम करना बंद हो जाता है तो दूसरी इंजन लगाया जाता है उसको खींचने के लिए। हसदेव आज इतना ज्वलन मुद्दा है, इसमें आप चर्चा कर नहीं रहे। हसदेव को टेंडर दे दिया गया है, कितना 1,70,000 हेक्टेयर को आज खत्म कर दिया गया काट करके वहां के। अरे जवाब देखिए, ये हसदेव की बात करते हैं, पर्यावरण का उस समय कांग्रेस सरकार के अंदर उन्होंने किसने दिया ऑर्डर? उन्हीं ने दिया, इन्हें दिया। वो कौन है? देखिए, इनकी धूप में राव रख दोगे तो इन लोग भूपेश दाऊ ने कहा कि अगर जंगल कटेगा नहीं तो ऐसी चलाओगे कैसे? मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। क्या देश में 4 गुना होना देश का विकास है? गरीबी रेखा में 23 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे चले गए, क्या देश का विकास है? भूपेश बघेल बार बार अपनी सीट क्यों बदल रहे हैं? इस बार फिर वो अपनी सीट दूसरी जगह चले गए। दुर्ग से ऐसा लग रहा था वो लड़ेंगे चुनाव, लेकिन अब ऐसा लग रहा है उनको शायद अपने जो परिवार के उनके भतीजे उनसे झटका लग रहा है। ऐसा कुछ है, बार बार सीट क्यों बदलते, किस डर? हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला। और एक इस चैनल में बड़े ही जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, जहां से कांग्रेस पार्टी हमारे जिस कार्यकर्ता को टिकट देगी, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि चुनाव जीत कर आएगा। भूपेश बघेल जी प्रदेश के बड़े नेता हैं, हम पाटन से लड़े हैं दीदी, और ये भी सुन लीजिए, हम राजनांदगांव से लड़ेंगे। राजनांदगांव में तो इनके कार्यकर्ता ही भूपेश बघेल को तानाशाही कह रहे हैं। इनके कांग्रेस सरकार के कार्यकर्ता ही भूपेश बघेल के ऊपर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। बड़े मंच, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर बड़े मंच में आरोप लगा रहे हैं कि भूपेश बघेल जी ने कार्यकर्ताओं का 5 साल तक नहीं सुने, लेकिन चुनाव लड़ना है तो आप राजनांदगांव गए, स्लीपर सेल बोल रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। तो सोच लीजिए क्या होता है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटका के होसपेट में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
कर्नाटका विकसित होके रहेगा, ये कांग्रेस की तुकड़मबाजी नहीं चलेगी। साथियों, कल्याण कर्नाटका के विकास को बीजेपी अपनी जिम्मेदारी मानती है। केंद्र सरकार ने 10 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस की योजनाओं को लागू किया है। बीदर, कलबुर्गी, बीजापुर, ये रोड का काम हो, बेलगावी, हुंगुंद रायचूर एक्सप्रेस वे हो, मुनिराबाद, गिणीगेरा रायचूर और गदवाल रायचूर रेलवे लाइन हो, या गदाग बड़ी रेलवे लाइन हो, आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से इस क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। साथियों, कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने कल्याण कर्नाटका के लिए भविष्य की मजबूत नींव तैयार की है। हमारे बेलारी में जींस इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से जुड़ी तमाम संभावनाएं मौजूद है। इनके विस्तार से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। हमारी सरकार पीएलआई स्कीम्स और पीएम मित्र पार्क के जरिए टेक्सटाइल सेक्टर को भी बढ़ावा दे रही है। पीएम मित्र पार्क स्कीम में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस के निवेश का अनुमान है। इससे यहां अनेकों नए रोजगार सृजन होगा। हमारा प्रयास है कि बेलारी की जींस मेड इन इंडिया की पहचान बने। पीएलआई स्कीम से यहां के स्टील उद्योग को भी मजबूती मिली है। साथियों, बीजेपी के प्रयासों से कोप्पल का टॉय क्लस्टर भी अब दुनिया में छाने जा रहा है। कोप्पल की टॉय इंडस्ट्री में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, जिससे यहां रोजगार के अनेक नए मौके बन रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे भाइयों, भारत जैसा देश, हमारे यहां हस्तशिल्प में लोग माहिर, हमारे खिलौने, हमारी बहुत बड़ी विरासत, लेकिन भारत लाखों करोड़ों रुपया का खिलौने, टॉयज इंपोर्ट करता था। और जब मैंने खिलौने अब इंपोर्ट नहीं होंगे, अब हिंदुस्तान के खिलौने दुनिया में जाएंगे, इसके लिए एक के बाद एक कदम उठाए। तो ये कांग्रेस वाले मेरी मजाक उड़ाते थे कि देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री ये खिलौने खिलौने करता रहता है। लेकिन आज दुनिया के देशों में भारत के खिलौने एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, और जो इंपोर्ट हो रहा था उसमें बहुत तेजी से गिरावट आ रही है।
बीजेपी का वोकल फॉर लोकल का मंत्र यहां के खिलौनों के लिए नया मार्केट बन रहा है, ग्लोबल मार्केट बन रहा है। साथियों, बीजेपी ने कर्नाटका में विकास की फसल लगाई, कांग्रेस उसे तबाह करने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस का एजेंडा है खुद कोई काम करना नहीं, और बीजेपी ने जो काम किए हैं उन कामों को जहां है वहां अटका देना, रोक देना। हमने कर्नाटका में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, लेकिन कांग्रेस ने आते ही राज्य में बिजली का संकट पैदा कर दिया था। आप भी जानते हैं कि बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्री अपने आप ठप हो जाएगी। इस संकट का बुरा प्रभाव कर्नाटका की इंडस्ट्रीज पर पड़ा। साथियों, यहां कर्नाटका में एक तरफ किसान पानी की किल्लत से परेशान है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने किसानों के हक का पैसा भी मार लिया है। जब कर्नाटका में बीजेपी की सरकार थी तो किसान सम्मान निधि के साथ किसानों को 4,000 रुपीज कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा मिलते थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसानों को मिलने वाली ये मदद बंद कर दी गई। तो कर्नाटक के होसपेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा को आप सुन रहे थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीधे तौर पर भाजपा ने कर्नाटक में विकास की फसल लगाई थी, लेकिन कांग्रेस की पार्टी ने उस फसल को बर्बाद करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं की सौगात कर्नाटक को दी है और भाजपा के राज में ही कर्नाटक का विकास संभव हो सकेगा। ये तमाम सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। एक बार फिर से आपको हमारा खास कार्यक्रम क्या बोले भारत दिखाते हैं छत्तीसगढ़ से। पूरे देश के अंदर में उत्साह का वातावरण निर्मित होता है, पूरे देश में उत्साह रहता है। तमाम लोग राम जन्मभूमि का उत्साह मनाते हैं। उसी समय पर कांग्रेस पार्टी राम जन्मभूमि न्यास के निमंत्रण को अस्वीकार कर देती है। क्यों? और चूंकि मैं छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ हूं, छत्तीसगढ़ भगवान प्रभु श्री राम का ननिहाल है। जब राम मंदिर से जुड़े हुए लोगों के लिए जिन्होंने भी उसमें अपना योगदान दिया है, उसके लिए जब कृतज्ञता प्रस्ताव छत्तीसगढ़ की विधानसभा में लाया जाता है तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक विधानसभा से वॉकआउट क्यों कर देते हैं? इन दो सवालों का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता को चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को जवाब। राम के नाम से किसे परहेज? आज भी प्रधानमंत्री ने जब रैली की उसमें उन्होंने बात कही कि पूरा देश राम राम सा बोलता है, राम राम बोलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हनुमान चालीसा जो पढ़ता था अपने एक छोटी सी दुकान में, उसके खिलाफ उसका मर्डर हो जाता है राजस्थान में। तमाम इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी के लोग दो कामों में इनकी मास्टरी है, आधे समय सच को छुपाना और आधे समय झूठ को फैलाना। मुझे गर्व है मेरे हिंदू होने का और उतना ही गर्व मेरे कांग्रेसी होने का है, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट किसी बीजेपी के नेताओं से लेने की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, वहां पर ताला किसने खुलवाया था? कांग्रेस ने खुलवाया था। रही बात, आपको मैं बता दूं कि राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी कब से जुड़ी? 1980 से। 1980 से जय श्री राम कह रहे हैं। अरे हम तो जो भी कांग्रेसी हम लोग यहाँ खड़े, जिस दिन हिंदू परिवार में पैदा हो गया उस दिन से जय श्री राम बोल रहे हैं। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि प्रभु श्री राम माता जानकी काल्पनिक किरदार, तो इनकी मानसिकता यही कहती है। देखिए, प्रभु श्री राम जी के कभी इनकी आस्था रही नहीं, लगातार हम देखते आए। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुपुत्र कहते हैं कि जो सनातन धर्म है वो HIV है, वो एड्स है, वो मलेरिया से तुलना करते हैं और आज तक उसका खंडन नहीं किया। आप खंडन कर दीजिए, आप में यदि साहस है, यदि आप हिंदू है, सनातनी है, तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आप बैन का खंडन कर दीजिए, सिंबल खंडन कर दीजिए। आप खंडन नहीं कर पाएंगे क्योंकि परिवार वाली पार्टी है। स्टालिन के साथ खड़े हुए हैं या कांग्रेस का क्या स्टैंड है? ये स्टैंड स्पष्ट कर दें बस। स्टैंड स्पष्ट, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। एक और सवाल, देखिए
ये पहली बार ऐसा कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। भगवान सोमनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी नेहरू जी ने बकायदा लेटर लिख के मना किया था कि मैं देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देना चाहता। दूसरी बार हुआ है। क्या राम मंदिर या सोमनाथ मंदिर से सांप्रदायिकता बढ़ सकती है? प्रभु श्री राम होले श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर गाय और गोबर की राजनीति करना बंद करे। उनका एक सवाल था कि स्टालिन के साथ है या किसके साथ है, क्योंकि स्टालिन ने जिस तरीके की चीजें बोली उसी के जवाब में प्रधानमंत्री आए हैं ना, तो एक बार कांग्रेस क्लियर कर दे। देखिए, कांग्रेस पहले क्लियर कर चुकी है कि हम ऐसे किसी बयान के साथ सपोर्ट नहीं करते। पहले चीज, एक मिनट, अरे पीडीपी के साथ सरकार चलाने वाले हम पे प्रश्न उठाएंगे। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बीजेपी का, मैडम, जनता इस देश की कह रही है कि अब इस देश में इंसाफ चाहिए। बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ चाहिए। जनता ने क्या तय कर लिया है कि किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? क्या जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस मन बना चुकी है? जिसने राम को लाया है हम उनको लाएंगे। और अब की बार 400 पार बहुत क्लियर है। और जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो 11 की 11 सीटें जीतेंगे, क्योंकि विष्णुदेव साय जी का सुशासन और मोदी की गारंटी, डबल इंजन की सरकार ने 52,000 करोड़ रुपए अभी 3 महीने के अंदर मतदाताओं तक, किसानों तक, महतारियों तक पहुंचाया है। बस्तर में नक्सलवादी फल फूल रहे थे 5 सालों तक। हमारी सरकार 3 महीना हुआ है और 90 नक्सलवादियों को मौत के घाट उतार दिया। और निश्चित रूप से एक मिनट, इस तरह नहीं। इन्होंने बात की क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में खड़े हैं। बस्तर में मारे जाते हैं नक्सली, उनको शहीद क्यों कहा गया? ये सवाल खड़ा हुआ ना। नक्सलियों को शहीद कहकर देश की भावनाओं पर एक तरीके से हमला हुआ। देखिए, क्लियर हमारी नेत्री ने उस बात को क्लियर किया है परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो कहा क्यों? आपको मैं वही चीज, सुरक्षा कर्मियों के लिए उन्होंने बोला था। अरे सुन लीजिए भाई, अरे उन्होंने बोला कि शहीद हुए नक्सली और हमारे कुछ जवान भी घायल हुए हैं, ऐसा बात था। ये अंदर आत्मा की आवाज है। ये आईटी और सोशल मीडिया का उपयोग है। अरे किस बयान पे सफाई दोगे अभी बताओ? ये वही छत्तीसगढ़ है जहां आपकी राज्यसभा की सांसद नक्सलियों को बेचारा बताती है। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां आपके नेता नक्सलियों को क्रांतिकारी बताते हैं। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष 29 नक्सलियों की मौत पर, अरे भैया, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर तमाम मुद्दों पर सवाल उठाने वाले। मैं सभी कांग्रेसी भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार माइक में बोल दें राष्ट्रहित पर मतदान करके पब्लिक को बोल दें कि राष्ट्रहित में मतदान करें। मैं भी इनका बिल्कुल बढ़ती बेरोजगारी पे, बढ़ती महंगाई पे, आर्थिक असमानता पे, महिला की सुरक्षा पे, इस पे आप वोट कीजिए। राष्ट्रहित पर बोल रहे हो? राष्ट्रहित राम के नाम आपको मैं पूछ, यही देश के, मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ तक देश, मैं बोल रहा हूँ ना, आप बोलने दीजिए एक मिनट। देखिए, राष्ट्रहित में कांग्रेस के साथ जनता है। और दूसरी चीज बता रहा हूँ, राष्ट्रहित तब होगा जब युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगा, और फिर किसानों की जो महिला सुरक्षा है, किसानों को उनकी एमएसपी मिलेगी। ये राष्ट्रहित है। असली किसान इस देश का सेवक है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरे 1 वोट से घर में मुफ्त राशन आया, अब मेरे वोट से और 5 साल तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। कि इतने साल तक सत्ता में कौन रही? कांग्रेस पार्टी। गरीबी, बेरोजगारी अगर
10 साल की आप कंपैरिजन करें तो 60 साल का भी करना पड़ेगा ना। 60 साल में क्यों नहीं खत्म कर पाई कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस क्यों नहीं? 60 साल और 10 साल का हिसाब, 60 साल और 10 साल का हिसाब भी तो मांगा जाएगा ना फिर। मैडम 10 साल और 60 साल का हिसाब गरीबी बेरोजगारी पर बिल्कुल दूंगा मैडम। जब देश आजाद हुआ, हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, तो हमारे जो उस समय की सरकार थी उन्होंने IIMs बनाए, एम्स बनाए, IITs बनाए, इसरो बनाया, DRDO बनाया। पहला अधिकार अल्पसंख्यकों को भी बताने का। मेरे कांग्रेस के भाई जो कह रहे हैं एम्स बनाए, तो एम्स नाम की स्थापना की थी नेहरू जी ने, एक बना पाए 65 वर्ष। अभी 23 एम्स 10 सालों में बन गए, 23 एम्स। तो एक खाली इनका नामकरण का काम है। अगर कोई काम किया है, कोई सेवा किया है, कोई स्वास्थ्य सेवा में आगे बढ़ा है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। एक प्रश्न जो बहुत लाजमी है, अगर बात नक्सलवाद और छत्तीसगढ़ की होती है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मेरे साथी आमना सामना कम होता है, आज हो गया है, कि भूपेश बघेल जी ने कहा था ना कि झीरम घाटी के सबूत मेरे जेब में है, तो जेब फट गई कि कागज फट गया, या और क्या हो गया? इसका जवाब पूछना चाहूंगा, देना चाहिए। जवाब है और भी लोगों को। इस दुनिया का सबसे बड़ा नक्सली हमला इनकी सरकार में होता है। डबल इंजन की सरकार चलाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। जो सवाल जिनकी स्मृति के सामने हम खड़े, उन्हीं की सुपुत्र शहीद हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ की शीर्ष नेतृत्व शहीद हो जाता है, उसके बाद भी उस पर राजनीति करना नहीं छोड़ते। उस पर भूपेश बघेल का एक स्टेटमेंट बोला उन्होंने स्टेटमेंट भूपेश बघेल का। हाँ, देखिए, अगर इतना ही आपको साजिश और षड्यंत्र का पर्दाफाश करना है, मुझे बता दें, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक आखिर किसको बचाने के लिए, किसके इशारे पर इस राजनीतिक सुपारी किलिंग को रोकने के लिए PI लगाते हैं? क्यों? आखिर आप तो आखिर किसको दें? अच्छा, हमें उनके सवाल NIA कांग्रेसियों का ही षड्यंत्र था क्या? कांग्रेसियों का षड्यंत्र था झीरम कांड। देखिए, किसको दे? एक मिनट, किसको दे सबूत? एक मिनट भैया, एक मिनट पूछते हो किसको देना है? देखिए मैडम एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि ये जिस प्रकार से झीरम की ये बात कर रहे हैं, हमने बार बार रिक्विजिशन दिया, और वहां पर जो आई विटनेस थे उनका तक NIA ने बयान नहीं लिया। और गोंडप्पा, एक मिनट भैया, दो नक्सलियों का नाम था इनके, रमन्ना और गणपति, उनकी प्रॉपर्टी सीज का पेपर विज्ञापन निकल चुका था, बाद में उनका नाम हटा दिया गया। और जिस प्रकार से ये सही आना नहीं देना चाहते, देखिए सीधी बात है, आप देख रहे हैं किसी के पास जवाब नहीं है। जवाब नहीं है। कवासी लखमा बच के आ गए, इनको दुख हो रहा है। शर्म आनी चाहिए किसी की जान देने के बारे में बात कर। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, भूपेश बघेल सत्ता से बाहर गए, कोई तो वजह होगी ना, जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी आई, क्या उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा फायदा, आप ये बोल रहे हैं? मैं पूछूं, क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखिए, उन लोगों ने बहुत अच्छे काम हम लोगों ने किए हैं। तो जनता ने ठुकराया क्यों था भूपेश बघेल? देखिए, इन लोगों ने जो लास्ट में धार्मिक ध्रुवीकरण का काम किया, और कुछ हमारी भी गलतियां थी, हमारे बड़े नेता हार गए, तो इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई गलती नहीं है। अब हम फिर से ताकत से हैं, और मैंने कहा था हम दमदारी से फिर वापस आएंगे, है ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप आइए जरा, आप कहाँ से हैं? रायपुर से। रायपुर। आपके दिल में क्या है जब चुनाव में जाएंगे आप? आपके दिल में क्या मुद्दा है जब आप चुनाव में वोट डालने जाएंगे? चुनाव में मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी को। जब कांग्रेस सरकार था 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल था कांग्रेस सरकार, मानता हूँ 5 साल था, 5 साल का अपने आप पार्टी हट गया। क्यों हटा? उसके कारण कांग्रेस है। मैं भाजपा के साथ में नहीं बोल रहा हूँ मैं, और कांग्रेस साइड भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना, मैं दोनों साइड का नहीं बोल रहा हूँ। कांग्रेस अपने मर्जी से हार है। अब क्या लग रहा है लोकसभा में? लोकसभा में कांग्रेस आएगी नहीं। कांग्रेस सरकार बोली ये करूंगा, बल्कि नहीं किया। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस ने जो कहा वो नहीं किया, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, वो करते हैं, पूरा करते हैं। मोदी जी बोलते हैं, करते हैं। अभी देखो भाई साहब नेता बन जाएंगे, बात की बात, भाई साहब नहीं बात, अब भाई साहब ना, अब भाई के साथ मैं फोटो खिंचाऊंगा तो भाई अकड़ जाएगा। मैं नेता बन गया हूँ तो मैं फोटो नहीं खिंचाऊंगा भाई। और मैं कांग्रेस में अहंकार है आप। हाँ, और मैं जितना देखता हूँ भाजपा के, मैं एक ही मंत्री को देखता हूँ, वो है बृजमोहन अग्रवाल, उसके जैसा कोई मंत्री नहीं। अब ये आप जनता के दिल में जो है वो बोल रही है। अब आप लोग अहंकार जिस बात को कहते हैं, साहिबजादे राज जो चलाते रहे इतने साल तक,
तो वो राज चलाने वाली जो बात है वही बात है आम आदमी। अहंकार जब आपने शब्द का प्रयोग किया, मेरे दिमाग में एक ही व्यक्ति आते हैं, वो है हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आप देखिए कि किस तरीके से 400 पार के नारे बार बार बीजेपी का स्लोगन। मैं वही बता रहा हूँ मैडम, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको कहना चाहूंगा, चुनाव के बाद 400 पार जरूर होगा, लेकिन खाने पीने के सामान का दाम, पेट्रोल और डीजल 400 पार जरूर होगा। कांग्रेस के गठबंधन में ही घोटाला है। इंडी गठबंधन, इन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है, टीएमसी अलग घोषणा पत्र जारी करती है, समाजवादी पार्टी अलग घोषणा पत्र जारी करती है और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। रोज घोषणा पत्र में सुधार हो रहे हैं, हर दिन नए नए शब्द जुड़ते जा रहे हैं, पुराने शब्द निकाले जा रहे हैं, जैसे जैसे विरोध आ रहा है वैसे वैसे घोषणा पत्र में सुधार चला जा रहा है। मुझे लगता है चुनाव आते आते तक के पूरी घोषणा पत्र ही बदल जाएगी, क्योंकि मालूम है सत्ता में आना नहीं है, तो जैसे चाहे वैसे वादे कर दो। सवाल पूछना चाहूंगा कि जो संपत्ति का रिडिस्ट्रीब्यूशन करने की बात की गई है, इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? क्या वो अमीरों से पैसा लेके, मेहनत कशों से पैसा लेके, जो पढ़ाई की लिखाई करके नौकरी करते हैं, जो टैक्स पे करते हैं, क्या उनका पैसा अल्पसंख्यकों को बांटने वाले हैं? देखिए, हमारे कांग्रेस के मित्र तो सुन लीजिए, हमारे कांग्रेस के मित्र तो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है लोकसभा आप आने वाले नहीं है। आप अमेठी से भाग गए, आप रायबरेली से भाग गए और आप वायनाड से भी भागने वाले हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। मेरे एक वोट से मेरे जैसी करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। अब मेरे ही वोट से 3 करोड़ और महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आपके लिए क्या ये जो मंगलसूत्र और मछली खाना ये मुद्दा है? नहीं, ये सब मुद्दा नहीं है। आपके लिए क्या मुद्दा है? मैंने कहा है देश का विकास का मुद्दा, देश के लिए विकास चाहिए। रायपुर में एम्स का इतना बड़ा अस्पताल खुला है ना, वैसे ही रायपुर में अभी जो भाजपा सरकार 15 साल से है, डेवलपमेंट अच्छी करी, बाकी जो होना चाहिए अभी वर्तमान बहुत कुछ बचा है। तो किससे उम्मीद है? उम्मीद तो यही है बीजेपी से अच्छा होना चाहिए काम। अगर शासन जितने पावर से आई बीजेपी उस हिसाब से काम होना चाहिए। मैं इनके सवालों का जवाब दे देता हूँ सीधा आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, भारत के संविधान में विश्वास है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ ही कहेंगे, आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है। तो भारत के आर्टिकल 39B और C में विश्वास है कि नहीं? उसमें साफ साफ यही लिखा है कि भारत की सरकार एक वेलफेयर स्टेट है और उसका प्रयास ये होना चाहिए कि गरीब और अमीर के बीच का जो फासला है वो कम से कम किया जा सके। पूरा जवाब सुन लीजिए, कम से कम किया जा सके। और अगर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करने की नौबत आती है तो वो भी लिखा हुआ है इस देश। यही तो बात भी हम कह रहे हैं। तो ये राहुल गांधी यही तो बात, भारत के संविधान की बात कर रहे हैं। इनको विश्वास नहीं है भारत के संविधान में। इस बात से साबित होता है जब ये इस बात का विरोध करते हैं। संविधान विरोधी इनके विचार हमेशा से रहे ही है। देखिए, संविधान विरोधी की बात मत करिए। जो संविधान के हत्यारे रहे, लोकतंत्र के हत्या करने वाले, वो हमें मत बताएं। लोकतंत्र की हत्या करने वाले वो हमें मत बताएं। जमीन को श्रीलंका को बेचने वाले हमें मत बताएं। लोकतंत्र कैसे चलाया जाता है। आज इन 10 सालों में हमने जो कार्य किया है, जो विकास की गति दी है, वो विकसित भारत की सबसे बड़ा फाउंडेशन है। मेरा भाई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनके साथी कह रहे थे 39B और C, तो क्या कांग्रेस के जमाने में संविधान नहीं था क्या? आज राहुल जी को याद आ रहा है? अरे बांट देते वक्फ की संपत्ति, तीसरे नंबर में है, क्यों नहीं बांटते? मैडम एक मिनट, केदार भैया हमारे बड़े भाई हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया तो मैं इतना ही कहूंगा कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है, जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है। और केदार भैया आपने लगा दी पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। मैं ही पढ़ता हूँ। ऐसा गुलशन ही अगर सजाना हो तो जमीनों को ठीक से परख लेना। हर जमीन की फितरत में वफादारी नहीं होती। मैं एक बात बस बोलना चाहूंगा आपको कि
लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इमरजेंसी लगाई थी और देश में मीडिया पे बैन लगाई थी। मेरे पिताजी मीसाबंदी थे, 19 माह जेल के भीतर थे, संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया था और वही पार्टी के लोग आज संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। देखिए, संविधान में 80 बार परिवर्तन तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, कुल 106 बार हुए हैं। अब संविधान की ये दुहाई देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के पास ना नाव है ना पानी है, ये धरातल में चलने लायक भी नहीं रहे। जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायपुर की जनता, रायपुर के लोग जिनके पास मुद्दों की भरमार थी, छत्तीसगढ़ से लेकर के नेशनल पॉलिटिक्स तक के हर मुद्दे पर अब जनता बात भी करती है, डिबेट भी करती है और जब वोट डालने जाती है तो वही सब मुद्दे उसके जहन में भी रहते हैं। मेरे एक वोट से मोदी जी मेरे घर बिजली ले आए। अब मेरे वोट से सौर ऊर्जा से हर घर का बिजली बिल 0 होगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। तो रायपुर में हमने जाना कि आखिर क्या है वो मुद्दा जिसको लेकर इस बार रायपुर की जनता चुनावी मैदान में जो लोग उतरे हैं उनको चुनेगी या फिर की रिजेक्ट करेगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो कि लोकल भी थे और राष्ट्रीय भी थे, उन सब पर एक तरीके से बात रखने की कोशिश की गई है। अब अगले शहर की ओर चलेंगे। क्या बोले भारत की हमारी इस टीम को आज के इस एपिसोड में यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या बोले भारत के प्रायोजक थे MDH।